हेलो, वेलकम बैक माय टू फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी के साथ साथ अपना और अपने माता पिता का भी ध्यान रखते होंगे। तो मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? बज गए हैं सुबह के 10 और आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्टूडेंट जैसे कि आप सभी को पता है अब तैयारी होगी हमारी जीत की, क्योंकि टॉप 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एडुटेरिया 5,000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज आप सभी के लिए चलाई हुई है। 20 टेस्ट पेपर आप सभी को मिल चुके होंगे। आई होप आप सभी ने उनका 20 के टेस्ट का एक बार से फिर से 2 की स्पीड में रिवीजन भी कर लिया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। आज जो हमारा टेस्ट पेपर है वो हमारा टेस्ट पेपर नंबर है 21वें नंबर का, यानी कि 20 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। अब हमारा 21वें टेस्ट नंबर का पेपर होगा स्टार्ट। तो क्या आप सभी तैयार हैं? मुझे फुल उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयार भी होंगे और सभी अपनी बहुत ही कंटिन्यूटी के साथ पर डे क्लास करते भी होंगे। माना कुछ देर हो जाती होंगी, लेकिन देर से बेर से आप ये क्लास कर ले रहे होंगे। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है और आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी। चलिए क्या गुड न्यूज़ है मैं आप सभी को दिखा देती हूँ। तो ये गुड न्यूज़ आप सभी को दिखाई दे रही होगी। हमारी जो फैमिली थी वो पूरे 600 सब्सक्राइबर की हो गई है, यानी कि हमारी फैमिली में, यानी कि जो हमारे रिजल्ट तक की जो फैमिली है उसमें 600 मेंबर जुड़ चुके हैं। और 600 मेंबर को जुड़ने के लिए रिजल्ट तक परिवार से आपका कनेक्शन हो चुका है, जुड़ चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के मैं आप सभी को बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने इस चैनल को इतना प्यार दिया, इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया और आगे भी आप ऐसे ही प्यार, अपना मान, अपना सम्मान देते रहेंगे। तो हमारी 600 की फैमिली हो गई है पूरी। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सपोर्ट करेंगे और आगे की तरफ हमारा कार्य वैसे चलता रहेगा। तो रिजल्ट तक परिवार की तरफ से आप सभी को थैंक यू सो मच। और रिजल्ट तक परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत, वो तो आप मुझे जानते ही होंगे और नहीं भी जानते हैं तो आप धीरे धीरे जान जाएंगे। तो ये थी आपके लिए गुड न्यूज़, मेरे लिए भी थी, आप सभी के लिए थी, कि आपको पता चल जाए कि हमारा परिवार कितने का हो गया है। आगे आप सभी को यह कार्य आगे की तरफ बढ़ाते रहना है और यूं ही अपने परिवार के साथ संग संग मिलकर चलना है। तो चलिए अब चलते हैं अपने टेस्ट पेपर की तरफ। आज मैं आपको बता दूं, जो ये पीडीएफ बनाई है पीडीएफ वाले भैया ने, उन्होंने क्या किया है कि ये जो हमारा थंबनेल हो जाता है वेलकम वाला, वो शुरू में लगा के आखिरी में लगा दिया है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होते हैं। तो पीडीएफ वाले भैया को से बोला जाएगा थोड़ा ध्यान से पीडीएफ बनाइएगा, क्योंकि बच्चा लोग को बहुत परेशानी होती है। तो आपको कोई परेशानी ना हो, उन सभी का हमको ध्यान भी रखना है। तो चलिए स्टूडेंट, अपनी कॉपी किताब कलम को लेकर हो जाइएगा तैयार। अब आपके सामने आ रहे हैं टॉप 50 क्वेश्चन। आपको हर टॉप 50 क्वेश्चन को चौके छक्के से शुरुआत करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो पहला क्वेश्चन मैं आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ गया है। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, तभी आपको अपना ऑप्शन फिलअप करना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। स्टूडेंट आप सभी को पता है कि जो परिवार नियोजन है एक कार्यक्रम है, इसको कौन सी पंचवर्षीय योजना के द्वारा शुरू किया गया था, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में या 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। आप बताएंगे कि परिवार नियोजन जो है ये संघ सूची का विषय है क्या राज्य सूची का विषय है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था। आप बताएंगे 1954 में, 1960 में, 1964 में या 1968 में। तो सर्वप्रथम जो खाद्यान्नों पर एमएसपी दी जाती है वो किस वर्ष से शुरू हुई थी। आप क्वेश्चन नंबर 2 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे 1964 में सर्वप्रथम एमएसपी को लागू किया गया था। अगर आपसे पूछेगा जो ये जो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस, इसकी शुरुआत हुई थी 1964 में। और जो मूल्य आयोग जो बना था, जो एफआरपी को मतलब प्रीफर करता है, बताता है कि इतनी इतनी होनी चाहिए, उस आयोग की स्थापना हुई थी 1965 में। तो आप दोनों को याद कर लेंगे कि आयोग बना बाद में, लेकिन समर्थन मूल्य जो दिया जाने लगा वो 1 साल पहले दिया जाने लगा। तो आप दोनों क्वेश्चन को इस प्रकार से लिंक करके तैयार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे करके करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी 1964। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। कंटक वन की,
पर्वतीय वनस्पति की, टैगा वनस्पति की, ज्वारीय वन की। तो आप बताएंगे सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे ये ज्वारीय वन होते हैं। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा पर्वत हिमालय की श्रृंखला का भाग है। यानी कि कौन सा ऐसा पर्वत है जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला का भाग है। हिंदुकुश, काराकोरम, कुनबुन या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे ये सभी क्या है, हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, यानी कि हिमालय पर्वत का ही भाग है। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है कि क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है। बांगर मृदा, खादर मृदा, कल्लर मृदा या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्षारीय मृदा होती है उसको भारत में अन्य नाम क्या है वही आप बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता होगा हमारे यहाँ जो क्षारीय या अम्लीय मिट्टी होती है उसको क्षारीय अम्लीय मिट्टी बोलते हैं, उनको कोई विशेष नाम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन खादर मिट्टी और पुरानी खादर मिट्टी आपको पता होगा जहाँ हर साल बाढ़ आती है तो वहाँ पर जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, खादर मिट्टी बोल देते हैं। लेकिन वही मिट्टी जो कई साल तक वहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, बाढ़ की गाद वगैरह नहीं पहुँचती, तो जो वो मिट्टी बनती है उसको हम बोल देते हैं बांगर मिट्टी। तो खादर जलोढ़ और बांगर जलोढ़ क्या है, ये जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है। नई मिट्टी को खादर बोल देते हैं और पुरानी मिट्टी को बांगर मिट्टी बोल देते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता है। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत या सुएज नहर। तो यूरोप और एशिया के मध्य कौन सीमा नहीं बनाता है वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप बताएंगे सही जवाब। आप बताएंगे जो सुएज नहर होती है ये यूरोप और मध्य के बीच में सीमा नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा कि सुएज नहर किस किस के मध्य में सीमा बनाती है, तो देखिए थोड़ा मैं बोर्ड साफ कर देती हूँ। देखिए क्या होता है, इधर होता है, इधर आपको पता होगा, इधर है अफ्रीका, और अफ्रीका का ये है, ये कौन सा देश है, ये हो जाएगा मिस्र। ये आपको इजिप्ट मिलेगा, और इधर आपकी सुएज नहर, और इधर मिलेगी आपको मध्य एशिया वाले देश, यानी कि आपको यहाँ पर सनाई प्रायद्वीप मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा आपको यमन। तो ये क्या होती है, ये सुएज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से लिंक करती है। तो ये क्या करती है, अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। ठीक है, अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाली नहर कौन सी हो जाएगी, सुएज नहर। तो आप समझ गए होंगे मैप के माध्यम से, अगर आपने मैप स्टडी की होगी तो। लेकिन यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत और कैस्पियन सागर और मरामत सागर जो होती है ना, मरामत सागर, बास्फोरस जल संधि, ये करती हैं यूरोप को एशिया से अलग करती हैं। अगर आपसे देश पूछेगा तब आप बताएंगे तुर्की देश जो होता है वो यूरोप और मध्य के बीच क्या है, मध्य का देश है, वो अलग भी करता है जोड़ता भी है। तो देश में हो जाएगा तुर्की। लेकिन यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत और कैस्पियन सागर ये हमारी मतलब कि वर्ल्ड में यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन राइट आंसर जो नहीं बनाता वो हो जाएगा सुएज नहर, ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है, पढ़िएगा और पढ़ के इसका आंसर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि आपको जो झूठा कथन है वही बताना है, गलत कथन। ऑप्शन नंबर ए है कि दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी, आगे तो दिया ही नहीं है क्या है, चलो दूसरा पढ़ते हैं। नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर, यानी कि नीलगिरी क्या है, सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन नंबर सी है छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गुरु शेखर है, या मेघालय पठार की सर्वोच्च जो शिखर है वो नोकरेक है। तो कौन सा कथन असत्य वही आपको बताना है। तो आप सभी ने पढ़ लिया होगा और आपको पता होगा जो गुरु शिखर है ये छोटे नागपुर की ना होकर के, आपको पता गुरु शिखर पता किसकी है, आप बताएंगे ये अरावली पर्वत की है। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा। यही क्या है, गलत क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भूमध्य रेखा के निकट है। यानी कि कौन सा नगर ऐसा है जो भूमध्य रेखा के सबसे अधिक निकट है। मोगादिशु, सिंगापुर, कोलंबो या मनीला। तो आप देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे भूमध्य रेखा के सबसे निकट देश कौन सा है, कौन सा नगर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे भूमध्य रेखा के सबसे निकट नगर कौन सा है, सिंगापुर। और सिंगापुर की राजधानी क्या हो जाएगी, सिंगापुर सिटी। और मोगादिशु किसकी राजधानी है, तो आप बताएंगे सोमालिया की। और आपसे पूछेगा मनीला किसकी राजधानी है, तब आप जवाब देंगे फिलीपींस। और कोलंबो किसकी राजधानी है, ये आप मुझे कमेंट करके जवाब देंगे। ये कुछ क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क भी होना चाहिए ना,
तो आप इसको होमवर्क में जवाब दीजिएगा, कमेंट करके जवाब क्लास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी में है, स्विट्जरलैंड में है, न्यूयॉर्क में है या पेरिस में है? तो IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप बताएंगे इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेशन। तो आप बताएंगे 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे स्विट्जरलैंड के गिलैंड में का क्या है IUCN का मुख्यालय। और आपको पता है जो बिहार जो BPSC है वहाँ पर जब टीचर वाला पेपर हुआ था तो टीचर के जो फर्स्ट वाला पेपर होता है 1.0 वाला, उसमें ये मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में लगा के आई थी। आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर लगा के आना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? यानी कि जो रामसर सम्मेलन हुआ था वहाँ पर एक रामसर संधि हुई थी, तो भारत ने उस संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 1 फरवरी 1975 को, 2 मार्च 1982 को, 1 मार्च 1882 को या 2 मार्च 1886 को? तो रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप जवाब बताएंगे 1 फरवरी 1982 को भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर करके वह शामिल हो गया था। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। और रामसर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ईरान में। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता होगा कहाँ पर हुआ था? ईरान में। और ये रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे जो वेटलैंड होते हैं ना उनसे है। तो ये हो जाएंगे आर्द्र भूमि से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उसको हम रामसर क्षेत्र भी बोल देते हैं। और ये रामसर स्थान कहाँ था? ईरान पर, तो इसलिए इसको रामसर के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 2 फरवरी को, वेटलैंड डे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वातावरण में जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं या इनमें से कोई नहीं? या तो पारिस्थितिकी बोलेंगे या जैव विविधता बोलेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आप सभी को पता होगा ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता होगा पारिस्थितिकी तंत्र में कौन से घटक पाए जाते हैं, तब आप आंसर देते हैं जैविक और अजैविक। लेकिन अब ये पूछ लिया कि जैविक अजैविक घटकों की आंतरिक क्रिया से विकसित होने वाले तंत्र को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। तो क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से करना आना चाहिए। आप अगर आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन करना आता है तो एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को बना कर ले जाएंगे। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। और 2 प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक प्रकार से तो दिया हुआ है और दूसरी प्रकार से मैंने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रामसर सूची में सूचीबद्ध दीपोर झील किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो दीपोर झील है ये रामसर साइट में सूचीबद्ध है। तो आप बताएंगे ये कहाँ पर है? असम में है, कर्नाटक में है, मणिपुर में है या गोवा में है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे ये जो दीपोर झील है वो कहाँ पर है? असम में है। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर के। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के कौन सी अनुसूची में शामिल है? अनुसूची 3 में, अनुसूची 4 में, अनुसूची 5 में या अनुसूची 6 में? तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन है उसका जो कंट्रोल होता है, उसका जो उपबंध दिया गया है वो कौन सी संविधान की अनुसूची में शामिल है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जल्दी से क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिएगा। तो आप बताएंगे 5वीं अनुसूची में दिया हुआ है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का जो सर्टिफाइड करता है, सर्टिफिकेट देता है, वो किसके अंडर होता है? तो आप बताएंगे जो प्रेसिडेंट होता है, वर्तमान प्रेसिडेंट जो भी रहेगा उसके ही अंडर क्या है, इनके जो क्षेत्र होते हैं उनको क्षेत्र की सीमा को सीमाबद्ध करना, वहाँ पर कानूनी प्रक्रिया
को किस प्रकार से लागू किया जाएगा, वो सब क्या है राष्ट्रपति क्या है उसको सुचारू रूप से करते हैं। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। अगर आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आपको अनुसूची से संबंधित अगर कोई भी डाउट या कुछ भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप रिजल्ट तक परिवार पर के चैनल पर जाइएगा और अपने परिवार पर आपको क्लास मिलेगी भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। वहाँ पर मैंने आपको फुल कंटेंट के साथ क्लास कराई हुई है। अगर आपने वो क्लास कर ली तो आउट ऑफ सिलेबस आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आपको टाइम निकाल कर उस क्लास को कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी की स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, तो जितने भी बड़े क्वेश्चन है मैंने पीडीएफ वाले भैया से बोल रखा है कि इन क्वेश्चन को एक में ही स्लाइड में रखा जाए, तो जैसे कि आपको घिचपिच नहीं दिखाई देगी। तो चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से करना है मिलान। एक तरफ दिए हैं आपको मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, निर्वाचन और आपात उपबंध। नंबर 2 में सूची नंबर 2 में दिया है ये कौन कौन से भाग से संबंधित है, वही आपको बताना है। तो चलिए मिलान करना शुरू कीजिएगा, जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा। देखिए मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। तो देखिए पहले का 3 कहाँ पर दिया है, पहले में दिया है और डी में दिया है, यानी कि ऑप्शन बी भी खत्म और ऑप्शन सी भी खत्म। तो अब हमारे पास 50-50 को बचे हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। आते हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ पर है आप बताएंगे, भाग 4 कै में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया हुआ है। तो देखिएगा बी का 4 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, बी का 4 आपको देखना है। तो बी का 4 बताएंगे दीदी पहले में तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि 3, 4, 2, 1 मैच हो रहा है। मौलिक अधिकार अधिकार चले जाएंगे जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, वे जाएंगे संविधान के भाग 3 में। हमारी फंडामेंटल जो ड्यूटी हैं वो जाएंगे संविधान भाग 4 कै में। जो निर्वाचन है वो जाएगा संविधान के भाग 15 में। और बचे हैं आपात उपबंध, ये जाएंगे भाग कितने में, 18 में। तो 3, 4, 2, 1 ये हमारा सही मिलान है। आपने भी आयोग इसी तरीके से मिलान किया होगा और मुझे 100% विश्वास है कि आपने इस क्वेश्चन को राइट किया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्यों बनाया है, क्योंकि कुछ ना कुछ आधार होगा जो क्वेश्चन बनाया गया है। क्योंकि आपको पता होगा जो भारत ने अपनी संसदीय प्रणाली अडॉप्ट की है अपने भारतीय संविधान में, वो हमने ब्रिटेन के ही संविधान से अडॉप्ट किया है। तो क्वेश्चन क्यों बना है वो आपको पता चल गया कि क्वेश्चन कोई भी चीज़ जो बनी है उसको कहीं ना कहीं बेस रिलेट होता है। तो क्वेश्चन का संबंध कहाँ से था वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताना है कि भारतीय संसद प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में क्या अंतर है। ऑप्शन आपके पास न्यायिक समीक्षा, सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसाधनात्मक व्यवस्थापिका या वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका। तो क्वेश्चन नंबर 15 का देंगे आप सही जवाब, तो आप बताएंगे न्यायिक समीक्षा जो है यही मूल अंतर है। और ऑप्शन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधेयक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा विधेयक है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो विधायक होते हैं ना, विधायक की सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। आप बताएंगे आर्टिकल 11, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 या आर्टिकल 21। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही जवाब हो जाएगा आप बताएंगे अनुच्छेद जो 14 होता है, ये अनुच्छेद जो है जो विधायकों की सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी की स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िए और उसका फास्टली आंसर दीजिएगा। राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है। यानी कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है। आप देंगे जवाब विधानसभा के, राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के या राष्ट्रपति के। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो स्टूडेंट राइट आंसर बनेगा वो बनेगा विधानसभा। यानी कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वो विधानसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ऐसा ही क्वेश्चन बनता है कि ये सवाल बना है स्टेट से, अगर वही सवाल सेंटर से बनता कि जो सेंटर की मंत्रिपरिषद होती है वो किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, तब आप आंसर बताते हैं लोकसभा के। राज्य की मंत्रिपरिषद पूछे तो आपने बताया विधानसभा। अगर दोनों तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से करके ले जाएंगे। लेकिन हमारे क्वेश्चन का जो जवाब बना है आप बताएंगे हमारे क्वेश्चन का जवाब बना है ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकता है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। यानी कि आपको अगर ग्राम प्रधान बनना है, क्योंकि मेरे यहाँ पर तो ग्राम प्रधान बोल देते हैं, कहीं सरपंच भी बोलते हैं, कहीं मुखिया भी बोलते हैं। अगर आपको अपने गांव का प्रधान, मुखिया, सरपंच बनना है तो आपकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, वही आपसे पूछ रहा है। 18 वर्ष या उससे ऊपर, 19 वर्ष या उससे ऊपर, 21 वर्ष या इससे ऊपर, या 25 वर्ष या इससे ऊपर। तो ग्राम प्रधान या सरपंच या मुखिया बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का दीजिए सही जवाब। तो आप बताएंगे 21 वर्ष क्या है, ग्राम प्रधान, मुखिया और सरपंच बनने की न्यूनतम उम्र होती है। बाकी अधिक कितने से भी कितनी हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, 18 वर्ष। आपको पता है वयस्क मताधिकार देने का जो हमको अधिकार मिला है वो 18 वर्ष या उससे ऊपर के लिए मिला है। अगर आपसे मतदान देने का पूछता तब आप बताते ऑप्शन नंबर के, लेकिन आपसे पूछा है कि आप कोई भी व्यक्ति अगर ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आप जवाब देंगे 21 वर्ष या इससे ऊपर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने। क्वेश्चन थोड़ा कटफट गया है लेकिन मैं इसको पढ़ूंगी ध्यान से, आप भी ध्यान से पढ़ेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से सवाल को समझेंगे, करेंगे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यानी कि पंचायतों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आप बताएंगे ऑप्शन नंबर है 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 49 यानी 49वां संविधान संशोधन। तो किस संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आप जवाब देंगे, आप बोलेंगे दीदी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायत थी उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर। एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है, बहुत ही काम की न्यूज है। अगर आपको प्रमुख संविधान संशोधन करने हैं तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको जाना है अपने फ़ोन पर यूट्यूब को सर्च करना है, वहाँ पर लिखना है रिजल्ट तक परिवार पर, वहाँ देखिएगा प्रमुख संविधान संशोधन की फुल कंटेंट क्लास कराई गई है। एक संविधान संशोधन से लेकर जो वर्तमान 2024 में नई संसद भवन में 106वां संविधान संशोधन पेश हुआ था और वो पास भी हुआ था। मैंने वहाँ तक के सारे संविधान संशोधन को कवर किया है, तो आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर आपने वो क्लास कर ली तो यकीन मानिएगा 100% कि आपका कोई भी एग्जाम अब में क्वेश्चन आता है तो आप गलत करके नहीं आएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा भारतीय मूल का अधिकार नहीं है। कानून के समक्ष समानता, धर्म की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, अपने शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। तो क्वेश्चन नंबर 20 का दीजिएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछ रहा है, चलिए फिर से पढ़ देती हूँ कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। यानी कि जो भारतीय होगा उसका मूल अधिकार नहीं है वो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे अपने शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये हमारा मूल अधिकार में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौन सा कथन सत्य है, यानी कि आपको ट्रू कथन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग के में 5 सदस्य होते हैं, यानी कि 5 मेंबर होते हैं। या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी कथन सही हैं। तो कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। तो आपको पता है जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के, वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय कैसे है, क्योंकि इसका आर्टिकल 280 के अंदर वित्त आयोग को वर्णित किया गया है, इसलिए यह हो जाएगा संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति CAG कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। यानी कि कौन सी समिति होती है जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसकी जांच करती है। ऑप्शन नंबर 1 है प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति, कार्य मंत्रणा समिति या A+B, यानी कि पहला कथन दूसरा कथन दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही जवाब हो जाएगा, आप बताएंगे जो लोक लेखा समिति होती है ये कंप्ट्रोलर
ऑडिटर जनरल की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसकी जांच करती है। और आपको पता होगा लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो आप बताएंगे इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य आपके लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य आपकी राज्यसभा से आते हैं। मिलकर जो 22 सदस्य बनते हैं वो लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है कि किलखारी को अपनी राजधानी किसने बनाया था। किलखोरी भी इसको बोल देते हैं, किलोखरी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो राजधानी किस शासक ने बनाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मुबारक खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो किलखोरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किलखोरी को अपनी राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। खिज्र खां था, मुबारक खां था, मुबारक शाह था या अलाउद्दीन आलम शाह था। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे खिज्र खां क्या था, सैयद वंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्टूडेंट अगर आपने एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट मेरे साथ पिछले सेशन के लगाए हैं तो वहाँ पर मैंने मुगल काल का स्थापत्य का स्वर्णकाल भी बताया था, चित्रकला का स्वर्णकाल भी बताया था और आपसे मैंने वहाँ पर साहित्य का भी स्वर्णकाल आपके सामने बताया था कि किस किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है। लेकिन आपसे आज क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। जहांगीर के, शाहजहां के, अकबर के या औरंगजेब के। तो क्वेश्चन नंबर 25 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे शाहजहां के शासनकाल को यानी कि टाइम पीरियड को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो आप कहेंगे दीदी इसको हम याद कैसे रखेंगे। देखिए शाहजहां के समय में ताजमहल को बनाया गया था। जो भी ये चीज़ें बनाई जाती है वे स्थापत्य कला के अंतर्गत ही आती हैं। तो ताजमहल क्या है, 7वां अजूबा भी है। तो आप ऐसे याद कर लेना लिंक करके कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, शाहजहां को कहा जाता है। अब बात करते हैं कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। देखिए अगर आपसे पूछेगा कि चित्रकला का विकास किस मुगल शासक के समय पीरियड में हुआ था, तब आप जवाब देंगे हुमायूं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, तब आप जवाब देंगे जहांगीर। ठीक है, आपको पता होगा कि जहांगीर क्या था, चित्रकला का बहुत ही दीवाना था, बहुत ही आशिक टाइप का बंदा था। तो ये पता चल गया। अब आप बात आती है कि साहित्य का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासनकाल को कहा जाता है। तो आप बताएंगे अकबर के शासनकाल को मतलब साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो 4 क्वेश्चन आपसे ये पूछता है। चारों तरह के क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए, लेकिन हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर के बी होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। तो परम भागवत की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आप जवाब देंगे समुद्रगुप्त के द्वारा परम भागवत की उपाधि धारण की गई थी। और समुद्रगुप्त को ही क्या है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त क्या है, वीणा बजाते उसको सिक्कों पर भी दर्शाया गया था। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे राइट आंसर हो जाएगा। और उसको लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का हो जाएगा, यजुर्वेद का हो जाएगा, सामवेद का हो जाएगा, क्या अर्थवेद का हो जाएगा। तो शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का देंगे आप सही जवाब। तो आप बताएंगे यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, शतपथ ग्रंथ। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, आंध्र सातवाहन वंश से या शुंग वंश से। तो विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे जो मौर्य वंश था वो विष्णु पुराण से संबंधित, यानी कि मौर्य वंश का जिक्र कहाँ है, विष्णु पुराण में आया है। क्योंकि मौर्य वंश का जो यहाँ का राज का चिन्ह था वो विष्णु का जो वाहन होता है ना गरुड़, वो था। तो इसलिए विष्णु पुराण में मौर्य वंश का जिक्र है। और मौर्य वंश का संबंध किससे हो जाएगा, विष्णु पुराण से। ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर
हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है तो आप बताएंगे गुप्त वंश से। अगर आपसे पूछेगा मत्स्य पुराण में किस वंश का संबंध है तो आप बताएंगे आंध्र सातवाहन वंश से। लेकिन आपसे पूछा है विष्णु पुराण तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के मौर्य वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बेलेजली या बेलेजली, दोनों जगह बेलेजली बेलेजली दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का देंगे आप सही जवाब तो आप बताएंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर के राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन के अलावा जो भी साइड बाय उसकी जानकारी देती चल रही हूँ मैं अच्छे से आप तक पहुँचा रही होंगी, आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा और आप सभी समझ भी रहेंगे। अगर जो चीज़ आपको नहीं लगती होगी तो प्लीज़ उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको क्लास करते समय तो याद रहेंगी लेकिन अगर आप 1 घंटा बाद सोचेंगे तो आपके दिमाग से भी रफ हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, जो भी मैं आपको कुछ नया बताऊँ तो आपको क्या करना है, थोड़ी छोटी अपनी लाइनों में इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नौसेना का विद्रोह 1946, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934, बारदोली सत्याग्रह 1928, पूना पैक्ट 1931। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको देना है जवाब। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा जो पूना पैक्ट है ये 1931 में नहीं हुआ था। तो पूना पैक्ट कब हुआ था तो आप बताएंगे गांधी इरविन जो समझौता था, नहीं गांधी और अम्बेडकर के वो हुआ समझौता उसको पूना पैक्ट भी कहते हैं। और वो हुआ था कब, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। क्योंकि 5 मार्च 1931 को जो समझौता हुआ था वो गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता भी कह देते हैं। लेकिन 1932 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था जिसको पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था? 12वां अधिवेशन था, 11वां था, 22वां था, 21वां था। तो किस संविधान संशोधन में वंदे मातरम को गाया गया था? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का राइट जवाब देंगे 12वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें क्या है, वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक कौन थे? जेम्स अगस्टस हिक्की, दादा भाई नौरोजी, शिशिर कुमार घोष या विलियम कैरी। तो समाचार दर्पण के संस्थापक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम बताएंगे कि विलियम कैरी कौन थे, समाचार दर्पण के संस्थापक थे। और जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट को 1780 में छापा गया था और वो इसके क्या थे, संस्थापक थे। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघले का कारण क्या है? यानी कि जो पर्वतों पर आच्छादित यानी कि जो पर्वतों पर जो बर्फ की चादर बिछी होती है वो सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघले का कारण है क्या? ऑप्शन नंबर 1 है यह अधिक कठोर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस उसको भेज देता है। या सी है इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है। या डी है इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। तो क्या कारण ऐसा होता है जो पर्वतों पर सूर्य की किरणें आती हैं कि उससे बर्फ नहीं पिघलती है एक साथ, क्यों? तो आप बताएंगे कि यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि, मतलब कि जो हम रेफ्रिजरेटर में कोई भी खाद्य सामान रख देते हैं वो खराब होने से बच जाता है। क्यों बच जाता है वही आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है इसमें न्यून ताप पर रोगाणु होते हैं वो मर जाते हैं, इसके न्यून ताप पर रोगाणु जम जाते हैं। या ऑप्शन नंबर सी है खाद्य पदार्थ को रोगाणु रहित कर देते हैं। या ऑप्शन नंबर डी है इसके न्यून ताप पर
जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि वे क्या हो जाते हैं, उनके अंदर कोई क्रिया करने की शक्ति नहीं रहती। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही जवाब है आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि फ्रीज जब न्यून ताप पर चली जाती है, जो उसमें बैक्टीरिया और फंगस पाई जाती है, उनकी कार्य करने की जो दर होती है उसको निष्क्रिय कर देते हैं, यानी कि उनको न्यूट्रल कर देते हैं। इसलिए क्या है, रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ सामान कुछ टाइम तक चल जाता है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है। ये जवाब भी मैंने आपको एडिटोरिया के जो पहले टेस्ट पेपर कराए हैं वहाँ पर फुल डिटेल में ये सवाल समझाया था। अगर आपने वो सवाल वहाँ पर करा होगा तो आप इसका जवाब यहाँ पर 1 मिनट में या 1 सेकंड में दे सकते हैं। विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर। तो गुरुत्वाकर्षण बल वह कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे कम होता है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का देंगे आप मुझे सही जवाब। तो आप बताएंगे विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम होता है। लेकिन विषुवत रेखा से ध्रुवों की नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो विषुवत रेखा जो गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ेगा। लेकिन अगर आप विषुवत रेखा से पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, जो गुरुत्वाकर्षण का बल का मान क्या होगा, मतलब कम होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कपड़ों पर लगी हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट, कभी कभी जब आप खाना वाना खाते होंगे, वाइट कलर की शर्ट पहने रहते हैं तो आपको क्या हल्दी का दाग लग जाता है। लेकिन जब मम्मी क्या करती हैं, उस पर क्षारीय प्रकृति का साबुन या कुछ सरफ डालती, डिटर्जेंट डालती हैं, तो वो जो धब्बा होता है ना वो लाल भूरे रंग का हो जाता है। अगर आपको ये प्रैक्टिकल करना तो आप देख सकते हैं, आपके साथ भी ऐसे ही होगा। लेकिन वो क्यों होता है वही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है कि साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है। बी है साबुन हल्दी से मिलकर उसकी अम्लता प्रकृति को उदासीन कर देता है। या सी है हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। या डी है हल्दी एक प्राकृतिक क्षारीय है। तो ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन नंबर 36 का देंगे आप सही जवाब। तो आप बताएंगे हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है, इसलिए ऑप्शन नंबर के सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आप बताएंगे सोडियम बास व नियोन, सोडियम ऑक्साइड व आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड व नियोन, जल बास व पाराबास व आर्गन। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में हम किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 का दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी, पाराबास और आर्गन का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर के डी हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है दूध और पानी का मिश्रण, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च का विलयन या नमक का घोल। तो कौन सा टंडल प्रभाव को प्रभावित मतलब कि प्रदर्शित करेगा, शो करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप बताएंगे दूध और पानी का जो मिश्रण होगा ना, इसका जो घोल हो जाएगा वो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ग्लूकोज या डी ऑक्सीराइबोज या डी ऑक्सी ग्लूकोज या इनमें से सभी। तो डीएनए में कौन सी ग्लूकोज पाई जाती है, तो आप बताएंगे डी ऑक्सी नाइट्रो राइबोज बोलते हैं। तो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाएगी, क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप बताएंगे डी ऑक्सी राइबोज पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर के बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन सा है। लेकिन जो वह कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी प्लांट कोशिका में पाया जाता है। आप बताएंगे प्लेस्टिड, तारक केंद्र, लाइसोसोम या रसधानी। तो केवल पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आप जवाब देंगे प्लेस्टिड, ऑप्शन नंबर के राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर 41 है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, लिपिड की, सेलुलोज की, काइटिन की या पेप्टोग्लाइकन की। तो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल, वो किसकी बनी होती है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है जीवाणुओं की कोशिका। काइटिन की बनी होती है कवक की। और आप बताएंगे जो पादपों की जो कोशिका होती है ना, प्लांट कोशिका, वो बनी होती है सेलुलोज की। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है
कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उसका उपापचय को किसके द्वारा हम कंट्रोल करते हैं, इंसुलिन के द्वारा, थायरोक्सिन के द्वारा, एंड्रेलिन के द्वारा या कैल्सिटोनिन के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही जवाब हो जाएगा, इंसुलिन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर के राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा में, मोलास्का में, इकाइडोडर्मेटा में या सिलेंटोटोरा में। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 का तो सही जवाब हो जाएगा, आप बताएंगे आर्थ्रोपोडा को जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर के राइट जवाब आर्थ्रोपोडा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड है, यकृत है, थायराइड है, अग्नाशय है, अमाशय है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, ये कल के टेस्ट पेपर में मैंने आपको बताया था, एडुटेरिया वाले 20वें टेस्ट पेपर में। तो 44 का सही जवाब दीजिएगा। तो आप बताएंगे अग्नाशय क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड है। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, तब आप जवाब देंगे यकृत। लेकिन मिक्स ग्लैंड पूछेगा तब आप बताएंगे इसकी अग्नाशय। ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था, जे थॉमसन ने, नील्स बोर ने, चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब है, आप बताएंगे नील्स बोर के द्वारा जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का जो कूलम्ब मॉडल था, तो उसकी जो त्रुटि हुई थी वो नील्स बोर ने दूर कर दी थी। आगे की तरफ बढ़ेंगे। 46 है कि अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, गरम एल्यूमिना का, क्यूप्रिक क्लोराइड का, निकेल का, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जवाब हो जाएगा गरम एल्यूमिना का। अल्कोहल से जब ईथर बनाने की विधि में जो हम कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं वो क्या होता है, गरम एल्यूमिना होता है। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है साबुन ग्रीज को किस विधि के द्वारा अलग करता है या हटाता है। साबुन को जो ना ग्रीज विधि के द्वारा अलग करता है, हटाता है, वो क्या है, पाइसीकरण के द्वारा, अधिशोषण के द्वारा, स्कंदन के द्वारा, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब होगा, आप बताएंगे पाइसीकरण के द्वारा साबुन जो होता है वो ग्रीज विधि के द्वारा अलग करता है, इसको हटा देता है। ऑप्शन नंबर के ए राइट जवाब। आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आप बताएंगे ओलिव की शाखा संस्कृत एवं सभ्यता का प्रतीक है, कबूतर जो पक्षी है वो शांति का प्रतीक है, उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है, यह सभी सुमेलित हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब होगा, आप बताएंगे जो ओलिव की शाखा है ना, ओलिव की शाखा, ये शांत संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक नहीं है। ऑप्शन नंबर के ए सही जवाब। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है कि दिल्ली की मोती मस्जिद थी किस मुगल शासक द्वारा बनवाया गया था, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा। जो दिल्ली की मोती मस्जिद है उसको औरंगजेब ने बनवाया था। अगर आपसे पूछेगा आग दिल्ली की जो ये होती थी, इसके अंदर जो आपका ये बना हुआ है ना रेड फोर्ट, इसके अंदर बनवाई हुई मस्जिद जो है जहांगीर की थी। लेकिन एक मोची मस्जिद भी थी जिसको शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन आपसे पूछेगा दिल्ली की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था, तब आप जवाब देंगे औरंगजेब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आई होप आप सभी अपना बहुत ही अच्छे से जवाब देंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। जो वारकरी संप्रदाय था इसकी स्थापना किसने की थी, माधव ने, तुकाराम ने, रामानुज ने या विष्णु स्वामी ने। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा तुकाराम के द्वारा जो ये आपका वारकरी संप्रदाय है इसकी स्थापना की गई थी। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी तुकाराम। तो ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। आपने कितना किया आप देख सकते हैं। कुछ आपके लिए और भी सवाल मैं लाई हूँ वन लाइनर की फॉर्म में, तो क्यों ना आपका रिविजन करवा दिया जाए। तो मैं इसको पढ़ती रहूँगी, आपको ही पढ़ना है। तो पढ़ते हैं। न्याय की जंजीर के रूप में जाने जाने वाला शासक किसको बोलते हैं, कि न्याय की जंजीर किसने लगाई थी, जिसको हम सोने की जंजीर भी बोल देते हैं, वो थी जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन देव से सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था। अगला पॉइंट है खुसरो की सहायता करने के कारण
जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी। अगला पॉइंट है, इसके शासन काल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। इसी वजह से क्या है, शुरुआत हुमायूं की में हुई थी, लेकिन मुगल चित्रकला अपने एंडिंग पॉइंट पर कहाँ पर पहुंची थी, जब वो सर्वविख्यात हो गई थी। तो जवाब देंगे जहांगीर, और जहांगीर को ही चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, बिशनदास, मोहम्मद मुराद थे। तो समझ गए ना कि चित्रकला क्यों फेमस हुई थी, इसके यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चित्रकार थे। अगला है पॉइंट है, इसने संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि भी दी थी। आगे पॉइंट दिए हुए हैं, कुछ और हैं। अशोक ने कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण है। जो अशोक का कौशाम्बी स्तंभ अभिलेख है ना, तो उस पर जो जहांगीर के भी लेख उत्कीर्ण हैं, यानी लिखे हुए हैं। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत आए थे। अगला पॉइंट है, जहांगीर का मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। अगला पॉइंट है, एदमा उद दौला का मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, और किसके शासनकाल में हुआ था, जहांगीर के। आपसे पूछेगा नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो आप बताएंगे मेहरुनिसा था। और नूरजहां का अगर आपसे नाम का अर्थ पूछने लगे तो आप बताएंगे संसार की रोशनी नूरजहां के नाम का अर्थ है। तो ये कुछ पॉइंट हैं आपके सामने जहांगीर से। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे कुछ और पॉइंट है, उसकी तरफ भी हम बढ़ते हैं। आगे की तरफ जो आपको पास पॉइंट है वो है संबंधित शाहजहां से। पहले आपने पढ़े जहांगीर से, आप पढ़ेंगे आप शाहजहां से। चलिए पढ़ते हैं। ताजमहल का निर्माण करने का प्रमुख स्थापत्य कलाकार जो था वो उस्ताद अहमद लाहौरी था। यानी कि ताजमहल का जो निर्माण किया गया था उसका जो प्रमुख स्थापत्यकार था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला पॉइंट है, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहते हैं। देखिए मैंने पीछे आपको समझाया था ना, वही आपको यहाँ पर मिल गया है, इसलिए डिटेल भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगला पॉइंट यह है कि दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने सर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। इसके अतिरिक्त उसने भगवत गीता एवं रामायण का भी फारसी में अनुवाद करवाया था। अगर चलते हैं, दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछने लगे कि शाह बुलंद इकबाल किस मुगल शासक का नाम है, तो आप बताएंगे दारा शिकोह। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। शाहजहां ने औरंगजेब ने आगरे के किले में बंद कर दिया था। यानी कि शाहजहां को औरंगजेब ने जो आगरा का किला था उसको बंदी बनाकर वहाँ पर रख दिया था, वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये डिटेल थी आपको शाहजहां से संबंधित। आगे भी लगता है कुछ और है, ये है आपके द्वारा आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, औरंगजेब ने जो युद्ध लड़े हैं और इसमें औरंगजेब की विजय हुई है। सबसे पहले इन्हें लड़ा था धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 में। इसमें औरंगजेब क्या हुआ था, विजय हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में भी लड़ा गया था, ये मई में लड़ा था, इसमें भी औरंगजेब विजय हुआ था। और देव राय का भी युद्ध औरंगजेब ने लड़ा था, ये लड़ा था 1659 में, यानी कि 160 में, और इसमें भी औरंगजेब विजय हुआ था। यानी कि धर्मट, सामूगढ़ और देव राय के युद्ध में औरंगजेब विजय हुआ था, और दोनों युद्ध क्रम से लड़े गए थे 1658, 1658, 1659। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारी टॉप 50 क्वेश्चन की क्लास। आई होप आप सभी ने 50 क्वेश्चन में से 45 प्लस सवाल किए होंगे, नहीं तो आपने 40 तो किए होंगे। तो कैसी लगी आपको टेस्ट सीरीज, कैसा लगा आपको ये सेशन, और जो एडुटेरा की टेस्ट सीरीज चली हुई है क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, वही सब बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप कुछ क्लास के थ्रू कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी का चैनल से जुड़ने कर अपने परिवार को 600 का परिवार आप सभी ने मिलकर बना दिया है। इस सभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अपने दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। ऐसे ही परिवार से जुड़ते रहिएगा, ये कारवां यहीं थमना नहीं चाहिए। रोज़ रोज़ हमारा कारवां जल्दी से एक अच्छा से टारगेट को हम अचीव कर ले, और फिर अपने चैनल पर मैं आपके लिए एक बोर्ड पर बहुत अच्छे से आपकी क्लास होगी। जो चीज़ें मैं मुँह से बताती हूँ वो सब चीज़ें मैं आपको लिख कर बताऊँगी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। और मेरी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ मैं आपके लिए अच्छा करूँ। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो मुझसे बोले नहीं जाते, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर चीज़ आप तक अच्छे से अच्छी पहुँचाई जाए। तो चलिए, मिलते हैं आपसे
नए सेशन पर इसी जोश इसी जुनून के साथ मैं आप सभी की दोस्त, आप सभी की अभिलाषा राजपूत, आप सभी के प्यारे रूट चैनल रिजल्ट तक से लेती हूँ विदा। मिलते हैं अगले सेशन में। तो आप सभी भी जुड़ना ना भूलिएगा कल फिर से। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।